हेलो गाइस, ध्यान देते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट पार्ट की तरफ अभी हम बढ़ रहे हैं और जो कि है यूजेस। यूजेस के अंदर सबसे पहले अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करेंगे। पहले वाला जो टेक्स्ट बुक था उसके अंदर अल्कोहल फिनॉल ईथर के बहुत सारे यूजेस दिए थे। अब ये नए टेक्स्ट बुक के अंदर यूजेस बहुत कम दिए। पहला यूज जो देखेंगे अल्कोहल के अंदर वो बता रहा है कि मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल सॉल्वेंट के तौर पर किया जाता है पेंट एंड वर्निशेस के अंदर। तो पेंट एंड वर्निशेस को डिजोल्व करने के लिए एज ए सॉल्वेंट के तौर पर आपके मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आपका इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के बारे में बता रहे हैं कि ये एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट इन द ऑटोमोबाइल रेडिएटर। अब ऑटोमोबाइल रेडिएटर के अंदर होता क्या है, जब आपकी गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है तो उसको कूल करने के लिए कूलेंट होता है। वो कूलेंट गाड़ी के इंजन को कूल करने का मोस्टली काम करता है। अगर मान लो गाड़ी आपकी ऐसी कंट्री के अंदर है जिस कंट्री का टेम्परेचर बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड फ्रीज हो जाएगा। अगर वो लिक्विड ही फ्रीज हो गया तो कूलिंग का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कूलिंग करने के लिए फिर उस समय क्या किया जाता है, उस लिक्विड के अंदर जो भी आपका कूलेंट रहेगा उस कूलेंट वाले लिक्विड के अंदर आपका इथाइल अल्कोहल मिलाया जाता है। उसके अंदर अगर हम इथाइल अल्कोहल मिला देंगे तो इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है। मतलब उस कंट्री का जितना भी टेम्परेचर रहेगा उससे फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देगा। अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो वो लिक्विड आपका फ्रीज नहीं होगा। अगर लिक्विड फ्रीज नहीं होगा तो अच्छे से कूलिंग का काम होगा। अगर सर लिक्विड फ्रीज हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम जाता है, अगर मान लो लिक्विड फ्रीज हो जाएगा तो लिक्विड फ्रीज अगर हो गया, आपका कूलेंट जो लिक्विड है आपका फ्रीज हो जाता है, तो फ्रीज होने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसका वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वो रेडिएटर को डैमेज कर सकता है, तो आपका रेडिएटर खराब हो सकता है। इसलिए रेडिएटर खराब ना हो इसलिए क्या किया जाता है, उस कूलेंट के अंदर मिलाया जाता है आपका इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल मिलाने की वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और लिक्विड फ्रीज नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल आपका एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोबाइल रेडिएटर के अंदर। साथ ही में सॉल्वेंट के तौर पर ये इसका इस्तेमाल करते हैं। फिनॉल की बात करेंगे तो फिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या फिर उसी को पॉलीमर कह सकते हैं। तो फिनॉल का इस्तेमाल किया जाता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या पॉलीमर बनाने के लिए। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड ये दोनों रिएक्ट होके एक पॉलीमर बनाते हैं। उस पॉलीमर को कहते हैं बेकलाइट। उसे क्या कहते हैं, बेकलाइट। और इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका जो तवा होता है, पैन होता है, उसका जो हैंडल है प्लास्टिक का, वो प्लास्टिक मतलब आपका बेकलाइट प्लास्टिक है। वो प्लास्टिक हीट एब्जॉर्ब करता है लेकिन फिर भी मेल्ट होता नहीं है। तो वो प्लास्टिक किससे बनता है, आपका फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का जो पॉलीमर है उनसे बनता है, उसी को हम बेकलाइट कहते हैं। उसके बाद फिनॉल के बारे में बता रहे हैं कि एज एन एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। एंटीसेप्टिक आपको मालूम है क्या होता है, डिटॉल, सेवलॉन एंटीसेप्टिक है सारे। एज एन एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल करते, लेकिन किसके अंदर करते, कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर, जैसे कि आपका एयर फ्रेशनर के अंदर, डिओडोरेंट के अंदर, माउथ वॉश के अंदर और कैलामाइन लोशन के अंदर। कैलामाइन लोशन बेसिकली वो लोशन होता है जो स्किन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। स्किन रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उसके लिए कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फ्लोर क्लीनर, तो इतने जितनी भी चीजें हैं इन सब के अंदर, जैसे कि एयर फ्रेशनर, डिओडोरेंट, माउथ वॉश, कैलामाइन लोशन और फ्लोर क्लीनर, इन सब के अंदर एज एन एंटीसेप्टिक के तौर पर फिनॉल का इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद ईथर की बात करेंगे तो ईथर के बारे में बता रहे कि ईथर पहले एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, एनेस्थेसिया देने के लिए जब ऑपरेशन होते उस समय। अर्लियर पहले आपका ईथर जो है एज एन एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर सर्जिकल ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सर्जिकल ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वो थोड़ा टॉक्सिक होने की वजह से उसको अभी नए से रिप्लेस किया गया। अब ईथर का इस्तेमाल नहीं होता है। उसके बाद डाईथाइल ईथर, ये सॉल्वेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन के अंदर। उसके अलावा फैट्स को भी डिजोल्व करने के लिए, वैक्सेस एंड ऑयल के लिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फैट्स, वैक्सेस एंड ऑयल, इन सब के अंदर एज ए सॉल्वेंट के तौर पर आपके डाईथाइल ईथर का इस्तेमाल होता है। गाइस ये थे यूजेस खत्म होते हैं, हमारा चैप्टर तो खत्म हो जाता है, लेकिन इस चैप्टर की छोटी मोटी चीजें जो बाकी हमारी, वो मैं बता देता हूँ, कोई छूट ना जाए, इसलिए उन चीजों को भी कवर कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें कवर करना है। पहला बात करेंगे अपन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इन तीनों के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ध्यान से देखना क्यों इंपॉर्टेंट है इनके स्ट्रक्चर हमारे लिए। अब मैं अल्कोहल लेता हूँ, मिथाइल अल्कोहल, मान लो मैंने मिथाइल अल्कोहल ले लिया, CH3OH।
इस ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 क्या होती है, लोन पेयर। उसके बाद दूसरा आपका लेता हूँ फिनॉल। फिनॉल को देख लो भाई, फिनॉल ऐसे रहेगा, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। और तीसरा लेता हूँ मैं ईथर। ईथर लेता हूँ मैं CH3O मतलब डाईमिथाइल ईथर। इसके अंदर भी इस ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 क्या है, लोन पेयर है। तो गाइस ध्यान से देखना, यहाँ क्या करेंगे अपन, यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए मिथाइल अल्कोहल के अंदर ये जो बॉन्ड एंगल है ये आपका 108 डिग्री 9 मिनट्स है। इसके अंदर जो आपका बॉन्ड एंगल है ये 109 डिग्री है, ज्यादा हो गया। और इसके अंदर जो आपका बॉन्ड एंगल है ईथर के अंदर ये 111.7 डिग्री है। तो अब देखो सवाल क्या आता है मन में कि सर ये आपका अल्कोहल, ये आपका फिनॉल और ये आपका ईथर। पहले तो तीनों के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर के अंदर ध्यान से देखा जाए तो सभी के सभी मॉलिक्यूल ऐसे बेंड मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर ये 2 लोन पेयर आपस में रिपेल होती है, जिस रिपल्शन की वजह से वो ऐसे जाती है तो बाजू के 2 बॉन्ड आपके रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, इसलिए बेंड मॉलिक्यूल है। तो पहला पॉइंट क्या कहना तीनों के बारे में कि तीनों के तीनों बेंड मॉलिक्यूल है। दूसरा, तीनों के पास जो सेंट्रल ऑक्सीजन एटम है उसके पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 क्या है, लोन पेयर है। तीसरा पॉइंट क्या कहेंगे कि अल्कोहल के अंदर जो बॉन्ड एंगल है 108 डिग्री 9 मिनट है, 108.9 डिग्री कह दो। इसके अंदर 109 है और इसके अंदर 111.7 डिग्री है। तो बॉन्ड एंगल आपका बढ़ते क्यों जा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि इसके अंदर ध्यान से देखा जाए तो एक ही अल्काइल ग्रुप है जो कि छोटा ग्रुप है। इसके अंदर फिनॉल आ गया, बड़ा ग्रुप आ गया। बड़ा ग्रुप आ जाएगा तो इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 बड़े बड़े ग्रुप आ गए, तो इन 2 ग्रुप के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो गाइस क्या पता चला अपने को, अल्कोहल के अंदर ये एक ही छोटा अल्काइल ग्रुप होने की वजह से रिपल्शन कम होता है इनके बीच में, इसलिए पास पास है तो बॉन्ड एंगल कम है। फिनॉल के अंदर बड़ा फिनाइल ग्रुप आने की वजह से इसके बीच में रिपल्शन ज्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए। और इथर के अंदर 2 बल्कि ग्रुप आने की वजह से और भी रिपल्शन ज्यादा होता है, इसलिए उसको मिनिमाइज करने के लिए बॉन्ड एंगल आपका और भी बढ़ जाता है गाइस। तो इस तरीके से आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में हो गया। अब गाइस दूसरी चीज क्या है, इनके स्ट्रक्चर के अलावा ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है सबका, उस ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, इसलिए वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है आपका, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। 2 और 2 4 होते हैं, 4 मतलब आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये ऑक्सीजन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन है, उसके पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 क्या है, लोन पेयर है गाइस। तो ये एक है हमारा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक और चीज है कि OH बॉन्ड जो होता है ये पोलर बॉन्ड होता है, बताने की जरूरत नहीं क्योंकि O की नेगेटिविटी ज्यादा है तो H2O आपका पोलराइजेशन होगा, इधर भी ये C और O का बॉन्ड भी पोलर बॉन्ड है। तो गाइस ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अब स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बाद एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, छोटा सा, उतना बता के इस वीडियो के साथ साथ इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे। अब ध्यान से देखना क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको, वो क्या है, वो है मेटामेरिज्म। और मेटामेरिज्म के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 11th में हमने मेटामेरिज्म क्या होता है ये पढ़ा था। स्पेशली ईथर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, बोलते हैं कि C4H10O इसके मेटामर्स लिखिए। अब मेटामर देखो कैसे बनेंगे, पहला देखो मैं लिख लेता हूँ फिर बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। CH3CH2O, ये देखो दूसरा वाला ये हो गया, और तीसरा वाला ये हो गया। अब अगर गाइस इनके नाम लिख ले तो बड़ा इंपॉर्टेंट सही हो जाएगा। ये क्या है आपका, दोनों तरफ इथाइल है तो लिखूंगा डाई इथाइल ईथर। इस तरफ इथाइल है तो इस तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो इथाइल सॉरी इस तरफ मिथाइल है, ये डाई इथाइल ईथर था, इधर मिथाइल है तो इधर क्या है आपका आइसोप्रोपाइल। मिथाइल कायम और आइसोप्रोपाइल के आई में आई पहले आता है, इसलिए नाम क्या रहेगा इसका, आइसोप्रोपाइल। और ये मिथाइल ईथर, मिथाइल ईथर, आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। उसके बाद गाइस इसका क्या नाम रहेगा, तो ये आपका मिथाइल है और इधर प्रोपाइल है, स्टेट वाला एन प्रोपाइल है, ये रहेगा आपका
मिथाइल का M और N प्रोपाइल का N नहीं P, इनमें पहले मिथाइल आता है इसलिए नाम रहेगा मिथाइल N प्रोपाइल ईथर, ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया। अब दूसरा चीज देखना ध्यान से, बढ़िया से, क्या देखेंगे इसके अंदर देखा जाए तो देखो सभी में C4H10O, सभी में 4 ऑक्सीजन 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये क्या है, ये तीनों के तीनों C4H10O के मेटामर्स हैं। अब मेटामर बेसिकली क्या होता है, तो ईथर के अंदर ये बीच वाले ऑक्सीजन को हम कहेंगे हेटेरो एटम या फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं। ईथर के अंदर ये बीच वाले ऑक्सीजन को मैं कहूंगा हेटेरो एटम या फिर फंक्शनल ग्रुप कहूंगा। और होता क्या ईथर के अंदर भाई, ये जो बीच वाला आपका ऑक्सीजन है, ये बीच वाले ऑक्सीजन के अराउंड अल्काइल ग्रुप चेंज होते हैं। अब इसमें देखना दोनों इथाइल ग्रुप, इसके अंदर अल्काइल ग्रुप है, इसमें 2 इथाइल ग्रुप है, इसमें मिथाइल और आइसोप्रोपाइल है, तो इसमें मिथाइल और इसमें क्या है एन प्रोपाइल है। तो ये तीनों कंपाउंड के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों का जनरल फॉर्मूला C4H10O है, लेकिन तीनों के अंदर अल्काइल ग्रुप जो है ऑक्सीजन के अराउंड वो डिफरेंट है। ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप के अराउंड, ये वो आपका फंक्शनल ग्रुप है, या फिर इसी को आप कह सकते हैं ईथर के लिए हेटेरो एटम। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप के अराउंड या फिर हेटेरो एटम के अराउंड अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटामर्स, और इस फिनोमेना को मेटामेरिज्म कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पुराने बुक में दिया था, नए के अंदर शायद नहीं दिया हो, लेकिन फिर भी बता दिया, जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक और वीडियो हमारा खत्म हो जाएगा। और टॉपिक ध्यान से देखना गाइस, क्या है टॉपिक, है आइसोमेरिज्म। अब यहाँ एग्जांपल लिख लेता हूँ, CH3 CH2O CH2 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 CH3 ये, और ये आपका CH3 CH2 CH2 CH CH3 और ये CH3। पहला देखेंगे चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म, और फिर गाइस उसके बाद देखते कौन सा है, ये देख लो CH3 O CH3 चलो ध्यान से देखिए। और एक आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म रहा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, बस इतना करके खत्म हो जाएगा। जिसके अंदर ले लो CH3O CH3 और ये CH3 CH2 OH। अब गाइस ध्यान से देखना। अब पहले बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म की। चेन आइसोमेरिज्म के अंदर देखा जाए तो इधर इथाइल ग्रुप है और इधर आपका कौन सा ग्रुप है, ब्यूटाइल ग्रुप है। अब ब्यूटाइल ग्रुप के अंदर टोटल कितने कार्बन है, 4 है। और इसे इधर देखना, इधर आपका इथाइल ग्रुप है और इधर भी आपका ये ब्यूटाइल ही है, ये क्या है, ब्यूटाइल ही है। दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है, दोनों में जितने कार्बन है इन दोनों में उतने ही हाइड्रोजन है और उतना ही ऑक्सीजन है। दोनों में कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, मतलब दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है। बस फर्क क्या है दोनों में, इसके अंदर ये अगर आप चेन देखेंगे तो 4 कार्बन की चेन है और ये कितने कार्बन की चेन है, सीधी 3 कार्बन की। तो ऐसे ईथर जिनके अंदर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम, लेकिन कार्बन की चेन की जो लेंथ है ये 4 कार्बन की और ये कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। लेंथ कम ज्यादा होती है, कार्बन के चेन की लेंथ कम ज्यादा होती है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। याद रखना, चेन आइसोमेरिज्म। और इसके अंदर अगर नंबरिंग करूंगा तो ऑब्वियसली यही से नंबरिंग करूंगा, ये 1 2 3 4 और इधर भी यहाँ से 1 2, अरे यार इधर ओ लिखना भूल गया बीच में, चलो ओ से नंबरिंग करते 1 2 3। अब देखो पॉइंट क्या है मेन, चेन आइसोमेरिज्म के अंदर होता क्या है, 2 बातें याद रखना। पहला, ऐसे ईथर जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा लेकिन दोनों के अंदर कार्बन के चेन की जो लेंथ है वो कम ज्यादा रहती है, ऐसे ईथर को हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब इसके अंदर देखो 4 कार्बन की चेन है, इसमें भी 4 कार्बन की चेन है क्या, नहीं है, इसमें 3 कार्बन की चेन है। इधर 4 कार्बन की चेन है, इधर 3 कार्बन की चेन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन चेन की जो लेंथ है वो डिफरेंट है, ऐसे आइसोमर्स को हम चेन आइसोमर कहते हैं। पहला बात। दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई चेन आइसोमेरिज्म के अंदर
ये जो आपका पहले नंबर का कार्बन है वो ऑक्सीजन को लगाए, इधर भी पहले नंबर का कार्बन ऑक्सीजन को लगाए, मतलब फंक्शनल ग्रुप पहले ही नंबर पे आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदली क्या? नहीं। क्या बदला? तो ये जो कार्बन की चेन की जो लेंथ है ये बदली। ऐसा आइसोमेरिज्म जिसके अंदर कार्बन की चेन की लेंथ डिफरेंट होती है लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम होती है, उसे हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। गाइस दूसरा पोजीशन उसके अपोजिट। अब पोजीशन में क्या होगा? पोजीशन बदलेगी तो चेन की लेंथ सेम रहेगी। अब इसके अंदर देखो, ये चेन की लेंथ 4 कार्बन की है इधर की। अगर चेन की लेंथ देखा जाए, यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना, 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं अपन, तो 4 कार्बन की है। इधर भी 4 कार्बन की चेन की लेंथ है, इधर भी 4 कार्बन की चेन की लेंथ है, तो चेन की लेंथ सेम है। इसका मतलब आपका चेन आइसोमेरिज्म तो होगा नहीं। फिर कौन सा होगा? पोजीशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो पहले नंबर पे ऑक्सीजन आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप पहले पे आ रहा है। और इधर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पहले नंबर पे इथर ग्रुप आ रहा है, दूसरे पे नंबर पे इथर ग्रुप आ रहा है। तो ऐसा आइसोमेरिज्म कि जिसके अंदर कार्बन के चेन की लेंथ सेम रहेगी लेकिन पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि इथर ग्रुप डिफरेंट रहेगा, ऐसे इथर को हम कौन सा इथर कहेंगे, कौन सा आइसोमेरिज्म कहेंगे गाइस? तो पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो इसके बाद आखिरी वाला देख लो, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसके अंदर क्या है? ये आपका जो डाइमिथाइल ईथर है, डाइमिथाइल ईथर है, ये आपका जो डाइमिथाइल ईथर है, ये आपका कौन सा आइसोमेरिज्म पजेस कर रहा है? तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म पजेस कर रहा है। किसके साथ? इथाइल अल्कोहल के साथ। और इथाइल अल्कोहल आपका एक OH वाला अल्कोहल है यानी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। तो हमने क्या कहना है? हमने कहना है कि ईथर जो होता है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ, ईथर जो होता है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म पजेस करता है, जिसके अंदर क्या होता है बेसिकली, इसमें ईथर ग्रुप है और इसमें कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल ग्रुप है। हालांकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, दोनों के अंदर 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसके अंदर ईथर फंक्शनल ग्रुप है तो इसके अंदर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म कि जिसके अंदर, ऐसा आइसोमेरिज्म जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट रहेगा, ऐसे आइसोमेरिज्म को फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। और हमने कहना कि ईथर जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म पजेस करता है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब अगला चैप्टर कौन सा रहेगा मैं आपको जल्द ही बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी तक मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर लिए, हो सकता है कुछ लोगों ने देखने पेंडिंग रखे होंगे, नहीं देखे होंगे, आदमी आलस करता ही नहीं देख लिया होगा। तो मैं आपको पूरे 3 दिन दे रहा हूँ आज से। जब मैं आपका वीडियो अपलोड करूँगा, मतलब आज की डेट में जब आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, ये वीडियो अपलोड होने के 3 दिन के बाद अभी तक के जितने भी वीडियोज है इस चैप्टर के सारे मैं डिलीट कर दूंगा यूट्यूब से। तो अगले 3 दिन आपके पास है ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद चौथे दिन एक रेस्ट दे दूंगा आपको और 5वें दिन आपकी टेस्ट लूंगा। कैसे लूंगा वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस अगले 3 दिनों के अंदर इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करो। डाउट वगैरह है तो मुझे पर्सनली पूछ लो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसा पूछ लो। 3 दिन के बाद यूट्यूब से सारी वीडियोज मेरे डिलीट हो चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।